नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में पर्यावरण अध्ययन के विषय में हम टॉपिक पढ़ेंगे सामान्य रोग, उनके लक्षण और उनके क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या उनके बचाव हैं। तो हम पूरा एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके सिलेबस में कुछ सामान्य रोग दिए गए हैं, उनके लक्षण और उनके बचाव के उपाय, ये सब के सब विस्तार से एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। तो आप इन नोट्सों को भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। हमारा एप्लीकेशन है खुराना स्टडी ऑफिशियल, आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, हमारे सामान्य रोग और उनके उपचार, उनके लक्षण क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ में मैंने इन नोट्सों को तैयार किया है और आप लोगों को भी इसी तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, अपने एक रजिस्टर लेना है और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सबको लिखना है। तब देखिएगा तैयारी करने का मज़ा कुछ और ही होगा। और बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो 15 से 20 हज़ार लेते हैं और वो भी इन्हीं चीज़ों को लिखवाते हैं, तो क्यों ना मैं आप सभी को ऐसी एक निःशुल्क शिक्षा प्रणाली लेकर आऊँ कि आप सबको, उन गरीब विद्यार्थियों की भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा और इधर मेरा भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैं आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। मेरा टारगेट है कि राजस्थान के हर विद्यार्थी तक बड़ी बड़ी कोचिंगों द्वारा जितने पैसे वसूले जाते हैं उसी मटेरियल को मैं बिल्कुल आपके पास पहुँचाऊँ, बिल्कुल निःशुल्क में। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोग हमारे सिलेबस में दिया गया है आंत्रशोथ रोग। साथियों याद रखना, ये आंत्रशोथ जो रोग है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा वाहक है इसका? आंत्रशोथ रोग किसकी वजह से होता है? याद रखना, बैक्टीरिया जनित रोग है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। क्या नाम है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस बैक्टीरिया। इसके द्वारा आंत्र में संक्रमण हो जाता है। तो यह रोग अधपका भोजन या फिर लंबे समय से खराब स्थिति में रखे हुए भोजन को खाने से उत्पन्न जो बैक्टीरिया होते हैं उससे ये रोग हो जाता है। यानी जब हम कच्चा भोजन खाते हैं या फिर लंबे समय तक कोई बासी भोजन रखा हुआ है उसको खाने से उस भोजन में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे और बैक्टीरिया ही ये हमारा आंत्रशोथ रोग बना देते हैं। साथियों, इसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। ऐसा जो भोजन होता है उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, यानी जहरीला भोजन। आंत्रशोथ रोग हो जाता है तब व्यक्ति को क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उल्टी आना, पेट में दर्द रहना, दस्त लग जाना या फिर डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी हो जाना। भाई दस्त लगेंगे, उल्टी होंगी तो पानी की कमी आएगी। तो ये सब लक्षण किसके हैं? आंत्रशोथ रोग के हैं। अब इस रोग से बचा कैसे जाएगा? सामान्य उपचार है इसका, स्वच्छ तरीके से बना हुआ भोजन खाना चाहिए हमको, यानी कि स्वच्छ और ताज़ा ही भोजन उपयोग में लें। उपचार क्या है? रोग के होने पर हमको डॉक्टर से सलाह लेकर के उपचार करवाना चाहिए अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो। अब हमारा अगला रोग है हमारे सिलेबस में अमीयोबायोसिस। क्या नाम है? अमीयोबायोसिस। इस रोग को साथियों अमीबी दस्त भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमीबी दस्त कहते हैं। इसका रोग भाग है एंटीमा हिस्टोलाइटिका और दूसरा कौन सा रोग भाग है? राइजोपोडा। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो हमें इस रोग को उत्पन्न कर देते हैं। पहले का नाम है एंटीमीवा हिस्टोलाइटिका और दूसरे का नाम है राइजोपोडा। इसके ट्रोफोजाइट चरण आंत्र की भित्ति को भेद करके ये ऊतक अपघटनकारी किण्वों को स्त्रावित करके भित्ति की कोशिकाओं का क्या करते हैं? सेवन करने लग जाते हैं ये हमारे जीवाणु, तथा उस कोशिका के अंदर क्या बना देते हैं? घाव बना देते हैं। इन आंत्रीय घावों से श्लेष्मा से मिश्रित रक्त निकल के मल के साथ शरीर से क्या निकलता है? बाहर निकलने लगता है। तो ये रोग होता है, इसके लक्षण है। इस रोग का संक्रमण मानव में इसकी पुटिकाओं या फिर प्रदूषित जल से अथवा खाद्य सामग्री के निगल जाने पर यह रोग होता है। सामान्य घरेलू जो मक्खी होती है साथियों, वो मक्खी भी इन पुटिकाओं को जल व खाद्य सामग्री में प्रसारित करने का प्रमुख कारक मानी जाती है। तो ये जो भी रोग है, इस रोग के जो संक्रामक वाहक जीवाणु हैं
उन जीवाणुओं को मक्खी बहुत ज़्यादा प्रसारित करती है, हमारे भोजन तक पहुंचाती है, और उस भोजन या खाद्य जल सामग्री में जब ये चिपक जाते हैं जीवाणु तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये बीमारी हो जाती है। अगर हमको अमीबा बायोसिस बीमारी हो जाती है या रोग हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं? संक्रमण के 2-4 सप्ताह के भीतर ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे पेट में ऐंठन होने लगती है, बार बार दस्त जाते हैं और मल के साथ आव का आना भी क्या है, इसका मुख्य लक्षण है। अब इसका रोकथाम व उपचार। अमीबायोसिस का निदान है मेट्रोनिडाजोल, एक टैबलेट है। उसके अलावा टिनिडाजोल और सेकेनिडाजोल, ये जो 3 औषधियाँ हैं, इन औषधियों को उपयोग में लेना चाहिए अमीबा बायोसिस रोग के उपचार के लिए। नाम याद रखना, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल और सेकेनिडाजोल। और उसके अलावा कुछ अन्य औषधियाँ भी आती होंगी जो डॉक्टर की परामर्श के अनुसार आपको मिलेंगी। उसके बाद अगला रोग है हमारा मैटी हीमोग्लोबिन। ये भी हमारे सिलेबस में है और ये रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है, यानी जो शिशु होते हैं नवजात, उन नवजात शिशुओं में मैटी हीमोग्लोबिन रोग हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो होता है साथियों एक श्वसन वर्णक होता है और ये हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में पाया जाता है, मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तो जो हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन किस में बदल जाएगा साथियों? मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। और जब मैट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैथेमैग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एक रासायनिक पदार्थ होता है, याद रखना, मैटी हीमोग्लोबिन, और किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा मैथोमैग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस पूरा नाम है इस रोग का, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी कहा जा सकता है इसको, या मैटी हीमोग्लोबिन रोग भी कहा जा सकता है, कुछ भी नाम आ जाए याद रखना। अगला रोग है हमारे सिलेबस में एनीमिया। क्या है? एनीमिया। यह रोग इस तथ्य का रोचक उदाहरण है कि जीन का उत्परिवर्तन और शरीर की समस्त क्रियाओं को प्रभावित कर देता है। एनीमिया एकमात्र ऐसा रोग है साथियों जो वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकता है, यानी जीन के उत्परिवर्तन के वजह से ये रोग हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, प्रभावित करेगा। सिकल सेल एनीमिया। देखो एनीमिया कई प्रकार का होता है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया रोग है एक अप्रभावी जीन होता है। इसमें क्या होगा? एक ऐसा ये एनीमिया का प्रकार है जो जीन के द्वारा प्रभावित नहीं होता, अतः यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना हो जाती है। और ये कंडीशन तभी होती है जब माता पिता दोनों को क्या होगा? एनीमिया की बीमारी होगी, या फिर दोनों के जीन में क्या होगा? एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, तो ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये एनीमिया रोग क्या होगा? संक्रमित हो जाता है। इस एनीमिया रोग के होने पर साथियों इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आना, ज्वर हो जाता है, बुखार, सिर में दर्द रहता है, कमजोरी आ जाती है, उनीदापन और खांसी। उनीदापन का मतलब होता है नींद वगैरह, ऊँघना जिसको बोलते हैं, और खांसी हो जाती है। और शरीर की यानी रुधिर की जो जांच करने पर इस विशिष्ट लक्षण जो रुधिर अणु होते हैं वो हंसियाकार हो जाते हैं। भाई जब हम एनीमिया रोग की जांच करवाते हैं ना तो उसमें क्या होगा? हमारी जो रुधिर कणिकाएं होती है वो कैसी हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है। इस रोग की संभावना 100 लोगों में से किसी एक को होती है, जबकि 100 लोगों में से कितनों हो गई? 10 हो गई है। 100 लोगों में से 10 लोगों को होती है, जबकि 10 में से किसी एक व्यक्ति को ये वाहक होता है। हालांकि ये ट्रांजैक्शन होता है एनीमिया, लेकिन ये रोग की जो संभावना होती है बहने की या प्रभावित होने की या संक्रमित होने की लगभग 100 लोगों में से या तो 10%, यानी कहने का मतलब ये 10% लोगों में ही ट्रांजैक्शन हो पाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। उसके बाद अगला रोग है हमारे सिलेबस में फ्लूरोसिस। क्या नाम है? फ्लूरोसिस रोग है। और ये जो फ्लूरोसिस रोग है वो फ्लूओरिना जो कि एक प्राकृतिक जल का एक सामान्य संगठन, और ये झीलों और नहरों तथा कुआओं की अपेक्षा भूमिगत जल में पाया जाता है। तो याद रखना फ्लूरोसिस रोग किसकी वजह से होता है? फ्लूओरिना की वजह से होता है। पुरुषों में हस्तियों जो अस्थियां हैं उन अस्थियों का क्या हुआ? फ्लूरोसिस हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पानी का डीफ्लोराइडेशन जो है वो किया जाता है। वस्तुतः शुद्ध पानी की आपूर्ति इस दिशा में आवश्यक शर्त है। तो कहने का मतलब है इस रोग से बचने के लिए हमको शुद्ध पानी पीना चाहिए। समझ में आ गया?
उसके बाद अगला रोग है हमारा मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया रोग। मलेरिया बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। मलेरिया रोग का जो कारक है वो परजीवी प्रोटोजोआ या फिर प्लाज्मोडियम है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण भी हो सकता है और प्लाज्मोडियम की वजह से भी हो जाता है। तो इनकी जो प्रजातियां वो कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से 2 प्रजाति हैं वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स और दूसरी है प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम होती है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरस से होने वाला जो मलेरिया है वो सर्वाधिक सामान्य तथा प्राणघातक होता है। मलेरिया रोग का जो संचरण होता है साथियों वो मादा एनीफिलीज मच्छर की वजह से होता है। याद रखना किससे होगा? मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है ये। मानव में संक्रमण के लिए उत्तरदायी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं स्पेरोजोइट। मादा एनीफिलीज की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए, जब मादा एनीफिलीज मच्छर जो है मानव में क्या करता है, रुधिर चूसती है, तो रुधिर को जमने से बचाने के लिए अपनी लार को भी उस रक्त में मिला देती है और इस प्रकार मच्छर से प्लाज्मोडियम मानव रुधिर में प्रवेश कर जाता है। यानी जो मादा एनीफिलीज मच्छर है जब वो मानव का रुधिर चूसती है तो उस कंडीशन में रुधिर बाहर निकलेगा तो वो जम जाता है। लेकिन ये मादा एनीफिलीज बड़ी होशियार है, ये अपनी लार को उस ब्लड में मिला देती है जिससे ब्लड जमता नहीं है, और ब्लड जमेगा नहीं तो इसके जो प्लाज्मोडियम वायरस हैं ये किस में एंट्री कर जाएंगे? ब्लड में एंट्री कर जाते हैं। बुखार के पश्चात में रोगी को तीव्र पसीना आता है, इसमें लक्षण है ये, और उसका तापमान कम हो जाता है। सूखी प्लाज्मोडियम का गुणन है वो मानव की आरबीसी में होता है और गुणन के पश्चात में ये फट जाती है। अतः मलेरिया के रोगी को क्या हो जाता है? फिर एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया मलेरिया के रोगी को भी हो सकता है। इस कंडीशन में होता है कि जब प्लाज्मोडियम मानव की आरबीसी में एंट्री करता है तो वो गुणन करने लगता है, ज़्यादा वृद्धि करने लगता है, और जब ज़्यादा वृद्धि करने लगता है तो आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फटते ही क्या हो जाएगा? उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। पहले से किससे पीड़ित है? मलेरिया से, और अब उसको क्या बन जाता है? धीरे धीरे एनीमिया हो जाता है मलेरिया के साथ साथ। अब इसके उपचार के लिए साथियों इंपॉर्टेंट क्या है? देखो कई बार प्रश्न पूछा गया है। मलेरिया के उपचार के लिए एक सिनकोना वृक्ष होता है, उस वृक्ष के छाल से औषधि प्राप्त की जाती है जिसका नाम है कोनेन। क्या नाम है? मलेरिया के उपचार के लिए कोनेन उपयोग में किया जाता है, और एक कोनेन किससे मिलता है? सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलता है। अगला रोग है हमारा डेंगू। देखो भाई डेंगू आ गया, यह मुख्यतः शीतोष्ण प्रदेशों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह रोग जो होता है साथियों ये एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है। किससे होगा? एडिस एजिप्टी मच्छर से होता है। और ये जो मच्छर है इसको बोलते हैं एजिप्टियन टाइगर। क्यों बोलते हैं एजिप्टियन टाइगर? क्योंकि इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? बिल्कुल टाइगर की तरह छोटी छोटी हल्की गहरी धारियाँ पाई जाती है। समझ में आ गया? यह मच्छर मानव रुधिर को भोजन के रूप में लेता है और ये दिन में काटता है। रात्रि में तो सब मच्छर काटते हैं, लेकिन दिन में कौन सा काटता है? डेंगू का मच्छर काटता है। एडिस एजिप्टी मच्छर दिन में काटता है व्यक्ति को, और ये हमारे भोजन के रूप में मानव के रुधिर को चूसने लगता है। अगर डेंगू रोग किसी को हो जाता है तो लक्षण क्या है? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को पहले हल्का हल्का बुखार आता है, फिर हाथ पैरों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, और रोग की प्रकट स्थिति में मस्तिष्क सहित शरीर के अन्य आंतरिक भागों को भी आंतरिक रुधिर स्त्रावित होने लगता है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अंदर ब्लड निकलने लग जाता है बॉडी में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रोग जिनको हम एक साथ ही देखते हैं। देखिएगा, वायरस से कौन से रोग होते हैं, या फिर हमारे जो बैक्टीरिया है उससे कौन सा रोग होगा, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होगा, उन सब के बारे में एक साथ ही ट्रिक साथ देखेंगे आप लोग। आपसे पूछा जाए कि भाई जीवाणु जो है हमारा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन सा रोग होगा, तो सुनिएगा ये रोग सारे के सारे किससे होंगे? जीवाणुओं से होंगे। याद रखना, अब की बार प्रश्न पूछा गया था कि भाई जो हमारा रेबीज है वो रेबीज रोग विषाणु से होता है या जीवाणु से होता है या कवक या प्रोटोजोआ से होता है? तो आंसर क्या आएगा? विषाणु से होता है भाई रेबीज। यही 2000 रीट मेंस में पूछा गया था, अब की बार 2023 में। तो देखिएगा, जीवाणुओं से रोग होते हैं साथियों। इसकी एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। ट्रिक बहुत अच्छी है, पंडित का टीका न्यू है। ये जीवाणु से होने वाले रोग आ जाएंगे सब। पंडित यानी प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक यानी टीबी 6 रोग, काली खांसी, टेटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये सब किससे होते हैं? जीवाणुओं से।
अगर आपसे पूछा जाए विषाणुओं से, तो विषाणुओं की ट्रिक देखेंगे। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। अब प्रत्येक अक्षर का मीनिंग सुनिएगा, इधर देख लो आप लोग। जैसे विषाणु से होता है एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, खसरा, रेबीज। घेंगा रोग या गलगंड या गलसुआ एक ही बात है। पीलिया रोग, छोटी माता और पोलियो, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं, यानी विषाणु से होते हैं। अगर पूछा जाए कबक से कौन से होते हैं, कबक, ठीक है ना, कबक से होने वाले रोग, ट्रिक देखो, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, एक लाइक कर दो भैया ट्रिक के लिए। तो गंजा का मतलब हो गया गंजापन, शरीर में सिर से बाल उड़ जाते हैं, दमा की बीमारी हो जाती है, दाद हो जाते हैं, खाज खुजली हो जाते हैं, और एथलीट फुड की बीमारी हो जाती है। सब रोग किससे होंगे? ये किससे होंगे भैया? कवक से होंगे। उसके बाद हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पे काम सौंपा, ट्रिक क्या है? पे काम सौंपा, यानी पेचिस हो जाएगा, कालाजार, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, याद रखना, और सोने की बीमारी यानी नींद आना, और पायरिया, दांतों में पायरिया होता है ना, वो सब किससे होंगे? प्रोटोजोआ से होंगे। समझ में आ गया? तो आज का ये चैप्टर हमारा आपको कैसा लगा साथियों, एक बार कमेंट करके दिल से बताएं। और आपका एक क्लास और लास्ट रहा है बस ईवीएस का, उसके बाद आपकी पर्यावरण ख़त्म हो जाएगी। साथियों, आप लोगों ने पूरा विषय पढ़ा, आप इन नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। चीज़ें आपके सामने है, डेमो आपके सामने है, अच्छे लग रहे हैं तो डाउनलोड कीजिएगा, और अच्छे नहीं लगते हैं तो आप बड़ी कोचिंगों से भी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।